So continuing from the last point we were discussing, as stated by Mansi also, that the fact says that the youth and women, they are in a more perilous situation. Women labor force participation rate has gone down, and even in case of youth, employment in more in informal and also casual informalization of the economy is more there. So it is in this context, if I say, uh, प्रवेश, कैन यू प्लीज टेल मी कि ये तो एक फैक्ट और रिपोर्ट बता रहा है, तो आप एग्जाम में जब ये बात आती है, यही आएगा, मान लो इसने ऐसा बोला, तो व्हाट इन वेरी ब्रीफ, इन 2-3 पॉइंट्स, व्हाट इज द वे अहेड? इट ऑप्टिमिस्टिक, और उसको कैसे करें विद सम फैक्ट? सर एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर सर इस चीज को डील करने के लिए भारत सरकार और अलग अलग सरकारें, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है सर, जहाँ पर आप रजिस्टर करिए और आपको जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती है। इवन एम्प्लॉयर को भी मिलती है और जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए उसको भी मिलती है। इसके बाद सर अनस्किल्ड लेबर के लिए मनरेगा जैसे पोर्टल है और प्रधानमंत्री गरीब रोजगार अभियान प्रोग्राम जैसे इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स गवर्नमेंट ले भी रही है। एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत सर कहाँ पर है? पहला, अगर हम बात करें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो वो भी ऐसा बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जो यूथ है और जो वुमेन है, आज के अंदर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस और पोस्ट कोविड के बाद जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है वो सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा है। स्टार्टअप के लिए अलग अलग भारत सरकार के या फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर सेटअप बनाए गए हैं, लेकिन उनके अंदर भी इतने ही ज्यादा हम देखते हैं कि पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है जितना अगर हम कंपेयर करें गवर्नमेंट जॉब से। तो ऐसा क्यों है? सिक्योरिटी चाहिए ज्यादा, लोगों को डर है। इसके अलावा सोशल फैक्टर्स हैं कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी होगी आपकी अच्छी शादी होगी, ऐसा भी कंपेयर भी किया जाता है। इसके अलावा सर अगर हम बात करें तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, स्किल नहीं है लोगों के पास, है तो स्किल का यूज नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि मुझे बड़ी ही जॉब मिले। इसके अलावा रैशनलाइजेशन कर रही है सरकार, तो आपका फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कर रही है। जीएसटी नंबर लीजिए, आप आपको 10 मिनट के अंदर ई केवाईसी कराइए, आप कंपनी खोलिए, बिजनेस करिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इन सारी चीजों की अवेयरनेस का जो डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा लिमिटेड है। उसको बढ़ाने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि जो लोकल लेवल पर हर स्टेट का हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का पोर्टल होता है, उसकी जानकारी लोगों को नहीं है। आप अपना नाम रजिस्टर कराइए और जो भी प्राइवेट बॉडी एमएसएमई आपको पकड़ती है कि आप आइए और आप जॉब करिए, हम आपको इतना। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं, दिस इज वन पर्सपेक्टिव यू कैन टेक, एंड यू कैन ऑलवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वंडरफुल पॉइंट्स एंड गुड क्लैरिटी। तो हम बोल सकते हैं जैसे लिंक्डइन है, जैसे आपका एक लिंक्डइन होता है प्रोफाइल के लिए, Yes, वैसा ही आप कह सकते हैं आज के समय में सरकार भी कर रही है। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पर एक एलिमेंट, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आप हमेशा सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इंडिया इज गेटिंग अप, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इवन सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है, जॉब क्रिएशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जॉब क्रिएशन मिलेगी, डायरेक्ट भी मिलेगी, एंड देयर इज द एंसिलरी सेक्टर ऑल्सो, because the connectivity has also improved much better. We are getting up huge investment and funding. फैब की बात की आप लोगों ने पहले के टॉपिक्स में। तो यू हैव टू ऑलवेज ब्रिंग ए कनेक्टिविटी, यू मस्ट ट्राई टू समराइज इट, एंड बाय बीइंग ब्रिंगिंग वेरी वेरी यूनिक एंड ए वेरी थिंकिंग बेस्ड पॉइंट। क्योंकि वो आपको एग्जामिनेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि कम से कम समय में आप ज्यादा एक फैक्चुअल और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप कैसे बोलेंगे। तो इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू थिंक। कोई और इसमें ऐड करना चाहता है कुछ? No, sir. Okay. Now this is also a very important example. Can you all hear me? Yes, हाँ sir. जी सर। This is a very important example. Only in one line you can summarize that this is how social barriers are being broken. पहली बात, आपको कला मंडलम और मोहिनी अट्टम का ज्ञान होना चाहिए, 1-2 लाइन में।
कि मोहिनीअट्टम कौन से स्टेट से है, मोहिनीअट्टम क्या दर्शाता है। तो मैं पूछता हूँ मानसी से, इज इट ए क्लासिकल डांस और नॉट? Yes, sir, it is. और बताइए इसके बारे में कुछ। So it comes from the state of Kerala, and I think इस पे मेजर फोकस फेशियल एक्सप्रेशंस पे होता है, तो दैट फॉर्म्स अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इट. सर इसे मैं बता देता हूँ कि ये जो मोहिनी नाम है, ये भगवान विष्णु का नाम है, जो कि साउथ इंडिया में ऐसा माना जाता है कि जो विष्णु के अवतार हैं उनमें से एक उनका फेमिनाइन अवतार हुआ, जिसमें उन्होंने इस तरीके से फीमेल एक्सप्रेशन डांस और जो ये सारी चीजें करके दिखाई थी, तो उसी की कंटिन्यूएशन को बढ़ाने के लिए ये फेस्टिवल, और हम बोल सकते हैं ये आर्ट फॉर्म ऑफ क्लासिकल हम्म। इंडियन डांस मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ केरला। और ये फेमिनिन अगर हम बोले तो भगवान ने ऐसा अवतार क्यों लिया, तो कहीं ना कहीं मोहने के लिए अ, जो हमारे असुर जाति के लोग थे उनको, ताकि वो इम्प्रेस हो जाएं और द गॉड कैन डू फॉर विच ही मेड एन अवतार। यस, वेरी ट्रू एक्टिवली। और इसके लिए हमें आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ये एक परंपरा है, इसके लिए स्कूल्स हैं, इसके लिए बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड ग्रेट लेगेसी कंटिन्यूस। इफ यू जस्ट फाइंड ट्राई टू फाइंड, देन देयर विल बी वन और टू स्टार पर्संस जिन्होंने आज के पिछले 20 से 50 साल, 70 साल के दशक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। तो आप सोचिए कि किस तरीके से पीछे की लेगेसी को लेके आए, और अब उसके लिए हमने बॉयज के लिए भी डोर खोल दी। तो यानी कि अपने आप में समाज में कितनी बड़ी बात है ये, और समाज में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ चले। सो दिस इज हाउ व्हाट वी कैन सी एज एन एग्जांपल ऑफ ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी, एंड व्हाट वी कैन से दैट वी आर मॉडर्न बट येट ट्रेडिशनल। बाकी आप की फैक्ट्स ले सकते हैं, कुछ की फैक्ट्स आप ले लेंगे। की फैक्ट्स यही होता है जैसे उसका कोर पार्ट उस डांस फॉर्म का क्या है, और अगर आपको किसी आम आदमी को समझाना हो 2 लाइन में, तो आप वो एलिमेंट लेके आए। मूव फॉरवर्ड प्लीज। So optional T0 settlement, obviously, you must have discussed this before also. Mansi, just brief it quickly. So it is related to capital market when we are doing transactions. तो now it would be जिस दिन हम trade करते हैं, T stands for trading day. तो उसी दिन आपका if you want to withdraw the amount from DMAT account to your bank account, तो वो same day पे हो जाएगा. Earlier we were on T+2, then we shifted to T+1 जो भी हो रहा था, now T+0. So this also like we are amongst the few countries जहाँ पे T+0 would be functional globally. Yes. So this showcases more transparency, more digital intervention, more faster, more quicker, and it is definitely an example of having a good, vibrant business. Ease of doing business की हम बात करते हैं, तो उसका एक डायरेक्ट एलिमेंट नहीं है ये, बट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक सब पार्ट, कहीं ना कहीं माइक्रो पार्ट तो ये है ही। So it is there in China only, उसके अलावा नहीं है. US में भी it is on T+1. So that is a plus point. That's what we can say. It is a good development for us. We are confident, and investors will also be more positively buoyed towards this. हाँ जी, we can get more FPI, foreign portfolio investments with this. So we keep on talking about the number of crimes that have increased with respect to mobile and phone snatching. तो इसके लिए there are different elements: community policing, safety, good lights, और बाकी जैसे ऑर्गेनाइज रैकेट की बात कर रहे हैं। नाउ दिस वी वर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट। तो जरूरत क्या है एम्प्लॉयमेंट की? जब आपको 5 फोन आपने चुरा लिए, और आपको महीने के 50,000 रुपए, 10 फोन चुरा लिए, लैपटॉप चुरा लिया, आपको पैसे आ गए, पता है पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी, IMI नंबर चेंज हो जाएगा, या वट एवर लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेसरी मार्केट जो है ग्रो कर रहा है, और स्मगल भी हो जाते हैं दूसरे कंट्रीज में। तो दिस इज अ बिग इशू एंड रैकेट। तो बीइंग अ फ्यूचर पुलिस ऑफिसर, इफ यू आर इनटू इंडियन पुलिस सर्विस, तो आप एकदम से कोई जादू सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो एवरीथिंग गोज थ्रू अ पैटर्न,
बस यहाँ पर आपको यही देखना है कि जैसे आप क्या कर सकते हैं। तो पुलिस इज कैरिंग आउट ड्राइव्स इन डिफरेंट लोकेशंस, लॉ इन्फोर्समेंट कंडक्ट्स कंटिन्यूअस रेड्स ऑन गैंग्स। तो ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है, प्रिवेंटिव एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। लेकिन इसके पीछे ऐसा क्यों हो, करने वाले यूथ ही होते हैं। तो समवेयर यू हैव टू ब्रिंग लॉट ऑफ अदर सोशियो इकोनॉमिक एंड अदर काइंड ऑफ एलिमेंट्स यार। ये यूथ करता है। वी हैव नेवर फाउंड, मोस्टली मेल है, यूथ मेल ही है, द वन हु इज हैविंग एक्सेस टू मोटरसाइकिल एंड बाइक्स एंड ऑल दैट, एंड दे टारगेट वनरेबल सेक्शन। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को हम सोच सकते हैं गिवन द कॉन्टेक्स्ट जब हमारे आंसर की बात आती है। चलिए आगे। This is another example. Water holes in Asola. So this is one example. You can think of different states, especially those who are suffering. वो क्या ऐसे करके क्या वो different kind of elements को create कर सकते हैं। तो wildlife battle the heat, that is very important with respect to conservation. That's what we can see. Water holes एक word है which you can definitely take up as a part of your vocabulary and note it down. सो रो वर्सेस वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। रो वर्सेस वेट की चर्चा पूरे लास्ट के 2 सालों से रही है। यूएस के कॉन्टेक्स्ट में है ये। एंड औशिक, कैन यू ब्रीफ इट इन क्विक मैनर? So, if we talk about the US politics, their abortion is very key highlight. It is very fundamental to the US politics, unlike India, because हम्म there is no acceptability regarding the right of the fetus. Most हम्म important है the right of the mother. तो हम्म रो वर्सेस वेड जजमेंट हुआ था। आई हैव टू रिमेंबर डेट्स, आई कैन हाँ नॉट डोंट रिमेंबर, वरी। बट पहले हम्म 1970s 80s में हुआ था। विच टॉक दैट कि जो बॉडीली ऑटोनॉमी है, इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल लॉ। और इसको इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था। वहां पर फेडरल इंस्टीट्यूशन है, फेडरल कोर्ट है। इंडिया ऐसा सिस्टम नहीं। वहां पर मैक्सिमम जो अगर लोकल स्टेट लॉ है वहां तक सिर्फ और सिर्फ जा सकते हैं आप, फेडरल लॉ तक, फेडरल कोर्ट तक जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेट के कोर्ट होंगे वहां तक सिर्फ जा सकते हैं। ओनली ऑन द केसेस ऑफ द इशू ऑफ द फेडरलिज्म, सेंटर वर्सेस स्टेट, बाकी सब में तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट पास जा सकते हैं। लेकिन रो वर्सेस वेड में बोला गया था कि जो बॉडी ऑटोनॉमी है, इट इज वेरी बेसिक स्ट्रक्चर और हर जगह इन्फोर्स होना चाहिए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2022 या 2021 के आसपास उन्होंने बोला कि स्टेट हैव देयर ओन राइट टू इम्प्लीमेंट रो वर्सेस वेड और नॉट। तो स्टेट का अपना अधिकार है कि वो फॉलो भी कर सकता है अबॉर्शन लॉ या नहीं भी कर सकता है। तो इसमें फिर एक तरह से पॉलिटिकल फील हुआ था कि स्टेट के पास राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, कंजर्वेटिव ब्लॉक है, कोई लिबरल ब्लॉक है। तो किसी में बोलते हैं कि कैलिफोर्निया में से फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि अप टू 1 मंथ, लास्ट 1 मंथ वहां अबॉर्शन कर सकते हैं, कुछ कुछ स्टेट में अबॉर्शन कर ही नहीं सकते। तो एक तरह से मिसकम्युनिकेशन और यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा स्टेट के बीच में। तो ये ओवरटर्निंग ऑफ द रो वर्सेस वेड है इन 2020 के आसपास। इसीलिए बात हुई है कि यूज ऑफ अबॉर्शन पिल्स है रीजन सिग्निफिकेंटली, ये एक तरीके से स्टडी ने बताया, उसके कारण आपने डिस्कस किया। क्योंकि यूएस पॉलिटिक्स डेफिनेटली इट इज पार्ट ऑफ इट, कंजर्वेटिव एंड क्रिश्चियन बिलीफ्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू कैन सी हाउ इंडिया एज अ डेमोक्रेसी इज सो प्रोग्रेसिव। यहाँ पे एमटीपी एक्ट है, एंड देन इवन जुडिशरी वाज इन्वॉल्व। अगर आपने लास्ट 2 महीने में जब हमने डिस्कस किया था, केस भी चले गए थे, केस भी गए हैं। देन इन दैट केस ऑल्सो वी ट्राई टू टेक अप a very progressive and such a stand which even developed countries even don't think of taking up. So that is how you have to see India in a different light. Move forward, please. और से इंडिया में एक ऐड करना चाहूंगा कि इसमें इंडिया में बॉडीली ऑटोनॉमी के ऊपर भी रीजनल रिस्ट्रिक्शन है अप टू 26 वीक्स। उसके बाद राइट ऑफ फीचर्स फीटस आ जाता है। उसके बाद आपको बोर्ड, मेडिकल बोर्ड पर जाना पड़ेगा, वहां जाके बोलना पड़ेगा अगर ऑप्शन अबॉर्शन करना है तो। ओनली ऑन द एक्सेप्शन केसेस, रेप के कारण हो रहा है या फिर फीटल एबनॉर्मलिटी है या फिर मदर का कुछ लाइफ से थ्रेटनिंग इश्यूज है, तभी कर सकते हैं। तो कुछ को, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, 28 वीक में भी कर सकते हैं, किसी में 0 वीक में कर सकते हैं, और कहीं कहीं पर फिर आप कर ही नहीं सकते। तो इतने सारे मिसकम्युनिकेशन है वहां पर। इंडिया में ऐसा नहीं है, तो इंडिया में यूनिफॉर्मिटी है।
यानी अगर एक लाइन में बोला जाए तो योर बॉडीली ऑटोनॉमी, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, सब्जेक्ट टू द पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर एंड मोरालिटी। हाँ, और हर जगह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि राइट ऑफ फीटस मतलब तुम कि आप लास्ट दिन में आप पहले आप हटा दिए, आप पहले आप अबॉर्शन कर दिए, एक दिन पहले, 10 दिन पहले, ऐसा नहीं कर सकते, वहां पर राइट टू फीटस आता है। लेकिन 26 वीक के पहले जब फीटल डेवलप नहीं होते तब जाके बॉडी ऑटोनॉमी सुप्रीम है वहां पर। तो कुछ लोग उसमें दो टाइप के थिंकिंग होते हैं, एक वो बोलते हैं कि वो कर सकती है, एक इंडिया में ऐसा है कि वो कर सकती है, डिपेंड करता है कि क्यों करना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ इशू है रेप के कारण है, या फिर हेल्थ से इशू है, बाकी से इसलिए कर सकते हैं। तो यूएस में दोनों में अलाउड, तीनों टाइप सिस्टम है, खुद से भी कर सकती है, क्यों करना है वो भी है, फिर लास्ट टेस्ट में कर सकती है और जीरो में भी कर सकती है, और होता ही नहीं। तो इसलिए दिक्कत हुआ था वहां पर। तो सबको अपने सिटीजनशिप भी चेंज करना स्टार्ट किए थे, एक स्टेट में अगर हो रहा है दूसरे स्टेट में नहीं हो रहा है तो लोग वहां जा रहे थे। सिटीजनशिप वहां पे दो सिटीजनशिप है ना, इंडिया में एक ही। तो नाउ दिस टॉपिक टॉक्स अबाउट एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर, वही जो स्टैंडर्ड है हमें पता है दैट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की बात है, एंड देन अर्बन सप्लाई, अर्बन की बात तो छोड़िए, रूरल में भी नहीं है। सो पेयजल सर्वेक्षण सर्वेक्षण किया, एंड देन इट इज टॉकिंग अबाउट द ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि वही बाय लीकी पाइप्स हैं, कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग, पैकेज वाटर सेल हो रहा है, बट द क्वेश्चन अराइजेस क्या सभी लोग पैकेज वाटर अफोर्ड कर पाएंगे? एंड देन इट इज गिविंग ऑल्सो यू नो इट इज गिविंग डेटा दैट हाउ इट इज हैपनिंग। एंड चेन्नई का जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि इट इज रूटीनली परचेजिंग वाटर जार डिस्पाइट हैविंग एक्सेस टू द पाइप वाटर। तो ये एक है एग्जाम्पल, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू भी है फॉर द लोकल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी तो हमारा इलेक्शन की जो वादे होते हैं वो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं है, अभी तक हम इतने अवेयर और इतने ज्यादा, इसको इसको सोशल थिंकिंग से आप जोड़ सकते हैं, इसको आप सोशल बिहेवियर से भी जोड़ सकते हैं, दैट इज गोइंग टू कम अप लेटर ऑन। सो दिस पीडीडब्ल्यू जिसकी बात की, पीडीडब्ल्यू मॉडल, इट इज टॉकिंग अबाउट दैट कैसे डिसेंट्रलाइज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर और नॉन पाइप मोड डिलीवरी ये इवॉल्व हो गया है। एमएनसी आ गए हैं, लोकल ऑपरेटर आ गए हैं, डोर स्टेप डिलीवरी भी हो गई है। बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में हमें सस्टेन कर पाएगा? क्या ये एक सस्टेनेबल मेजर है? क्योंकि जो सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के एग्जाम से, एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज जनरली यू कांट मेक आउट कि ये जो है टेक्निकल विंग होगी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। नो, दिस इज अ गुड फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। तो इंडियन सिटी की बात कर रहा है वो, ठीक है जी, ऐसा हो रहा है, एंड कैपिटल इंटेंसिव नेचर है, पैसा लगेगा। और उसके बाद जो है, मैंने जैसा आपको बोला, लोगों को भी होना चाहिए कि दैट इज इट एन important issue for people also? It is not an important issue because there are other issues what we are facing. So in this context, reverse osmosis जो या आरओ वाटर सिस्टम है, इसकी बात आती है, तो अगेन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको देखना है कि ये एक पूरा बड़ा चेंज है, इसके लिए मुहिम है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है या फिर स्टैंड अप इंडिया है, तो वैसे इसकी बारी भी आई। अगर इंडिया विकसित भारत बनना चाहता है तो इसका भी एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालना होगा। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ जस्ट बेंगलुरु और चेन्नई। यू कैन नॉट राइट वही जब सब पॉइंट जो लिख रहे हैं आपको उनको तो लिखना ही है, आपको वो पता ही होना चाहिए, खुद आप पढ़ते हैं समझते हैं, बट देन यू हैव टू ब्रिंग certain kind of realistic and a very simple innovative solution, and that is how certain facts plus आपका analytical approach की clarity जो कि आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, and that is very important here. Mansi, you सर like to यहाँ add something? हाँ जी सर, I'll say कि जो अभी चेंज देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ वाटर या वाटर स्ट्रेस, तो एक तरीके से वाटर इज बीइंग कमोडिफाइड, मतलब एज अ कमोडिटी अब उसको सेल किया जा रहा है, तो वो कितना लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो सस्टेनेबल नहीं है। तो कमोडिफिकेशन वर्सेस पब्लिक गुड, वाटर एक पब्लिक गुड है, तो कैसे उसको हम मेंटेन कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए, तो उसके लिए सॉल्यूशंस। आप क्या बोल रहे हैं प्रवेश? यस सर, सर यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं विकसित भारत, तो विकसित भारत के अंदर बॉटम टू अप अप्रोच जब तक नहीं होगी हमारे पास, हम विकसित भारत नहीं करेंगे। इसके अंदर जब हम बात करते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी पंचायत आर द एग्जांपल ऑफ ग्रास रूट लेवल इंस्टीट्यूशन, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, लेकिन क्या वो अपना काम अच्छे से करते हैं? हम ये तो बहुत बार कहते हैं कि उनके पास तीन चीजें नहीं है, पर्सोनल नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है और पावर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इतना होना जितना उनके पास है उतने के अंदर भी पॉलिटिसाइजेशन होता है। एग्जाम्पल, जब आप प्लानिंग सिटीज और अनप्लैंड की बात करते हैं, आप कॉलोनी मोहल्लों की बात कीजिए और आप बात कीजिए रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज की, वहां पर आपके रोड एक बार बनते हैं, 20-20 साल तक चलते हैं।
आपके यहाँ पर लोकल कॉलोनीज के अंदर रोड हर 3 साल के अंदर तोड़े भी नहीं जाते, रोड के ऊपर रोड बनाया जाता है। इसकी वजह से एक्सेस कॉन्क्रीटाइजेशन होता है। जो पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, सिटीज के अंदर की पोल्यूशन हो रहा है, आपके जो कॉन्क्रीटाइजेशन से जो रोड बनता है उससे जो डस्ट निकलता है, उससे भी अकॉर्डिंग टू दी सीपीसीबी अराउंड 25% डस्ट क्रिएट होता है दिल्ली जैसी एरिया के अंदर। इसके अलावा आप जो सीवर लाइन डालते हैं, सीवर लाइन के अंदर पॉलिटिसाइजेशन आप करते हैं। कैसे? Okay, so, आप so that I agree with that. So, in if we just put it in brief, so there must be accountability, governance, and also there must be certain kind of citizen centric approach होनी चाहिए local governance system में। जब तक उसके अंदर से जो गवर्नेंस इश्यूज हैं, जिसमें करप्शन बहुत बड़ा इशू है, डिजिटल इंटरवेंशन के बाद अगर वो नहीं हटेगा, जैसे हम बात करते हैं अभी तो बहुत सारे, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, जैसे वी टॉक अबाउट दैट, सेंड इट टू दैट पोर्टल, फोटो भेजिए आप, अब तो ड्रोन से भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सर्वे करने लगा है, दैट दे हैव टू सी द एक्चुअल साइट पे हुआ नहीं हो। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। सो बीइंग अ फ्यूचर ऑफिसर, all you have to do is that bring different kind of elements at in your mind while discussing such topic। एक picture बनाइए, and then you must strive to bring as many facts as possible, and that is going to help. Move forward, please. So Thailand has legalized same sex marriages, progressive भी है, and then the kind of values that we talk about, the kind of big symbolic ideas that we talk about। तो क्या इंडिया में कभी ऐसा हो पाएगा? बस आपको ये सोचना है, और होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या क्या आपका स्टैंड क्या है, बस आपको ये पता होना चाहिए, आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। सो प्रवेश। yes sir, according to me it is a good step। सो इंडिया में हो पाएगा? Sir, gradually we are shifting towards it to recognize the individualism and the fundamental right of people। But yes, on the Okay. large scale, we have to wait and watch। Aanchal, in context of society, can you say something on this? I don't think she was able to hear us। तो बात ठीक है, ग्रेजुअली इंडिया में भी हो पाएगा, और बिल्कुल आपने ठीक बेसिक स्टैंड लिया। जो किसी भी कंट्री का सिविल और कमर्शियल कोड होता है, या जो उसका इनहेरिटेंस और अडॉप्शन होता है, यानी जो सिविल कोड की बात है, ये उसका पार्ट है। सो वी डू बिलीव एंड दैट वी डू थिंक दैट एज अ पार्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशन जिसका हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उनमें जरूर इसको कभी ना कभी कोई जगह मिलेगी। नॉट इन द लॉन्ग टर्म, नॉट इन द राइट, वी कैन से अभी के उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बैलेंस स्टैंड लिया है। चलिए आगे। So this has been a very normal, always we have been reading। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए that mercury is rising, not just of daily weather we are talking about, in the long term। So that's fine। It is again reminds us कि solutions क्या होने चाहिए, it from which perspective we have to see। again जनरल स्टडीज पेपर 1 में तो डिफरेंट आएगा, 2 में तो डिफरेंट आएगा, 3 में तो डिफरेंट आएगा। So that is how what we can always remember that rising mercury is the biggest challenge। जब आपसे कोई पूछे लॉन्ग टर्म में what is the threat humanity is facing, I believe लड़ाई भी आप जब कर पाओगे जब आप रहोगे, तो rising mercury is definitely a challenge। Now this is TB report, so TB definitely। So in 2 lines, Saushik, can you summarize? Can you hear me? Yes sir। So first of all, इसमें लिखा हुआ है कि although there is a first line therapy screening also, but कुछ cases है that is missing। 95% got treatment, लेकिन 2.3 lakh the cases were missing। It can be due to the lack of awareness or not following the protocol of the doctors। and तो क्या करना चाहिए? तो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है जहाँ पर जो टीबी पेशेंट है वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं, और दे कैन अवेल द बेनिफिट गिवन बाय द स्टेट।
उनको सप्लीमेंट भी मिलता है, उनको बेसिक इंसेंटिव मिलता है कि आप कैसे अपने आप को ख्याल रख सकते हैं ओवरऑल। तो तो टीबी पॉइंट ये दो है, टाइप को for us, yes, very true what you are saying, very true. But then see the estimated mortality, it is coming down from 2020 to 2024. It has come down to 3.2 lakh, but then still it is very high. We have to eliminate, and we have to, TB free country जैसे हम बोलते हैं वो हमें होना है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट 95% को भी अगर ट्रीटमेंट मिला है तो इट्स अ माइलस्टोन। लेकिन दुख की बात यह है कि वो लास्ट माइल तक जब तक जाएगा नहीं, देन वी ऑल हैव द सेम सिचुएशन। तो इट इज इन दिस पर्सपेक्टिव, जब कभी आपको आता है कि कम्युनिकेबल डिजीजेस में जब बात आती है, या आपको सोशल बर्डन की बात आती है, या आपको बात आती है कि हाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द होल बिग प्रोसेस, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लिंक करने की बात भी करते हैं कि भाई अवेयरनेस कैसे हो, कैसे जुड़े, तो पोर्टल पे आप कर सकते हैं। तो ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जो व्हाट वी हैव बीन स्पीकिंग अबाउट, यू हैव टू लिंक विद दैट। एंड फैक्ट की जैसे मैंने बात कहा, फैक्ट तो हम ले ही सकते हैं फ्रॉम द फ्रॉम द वीकली मैगजीन्स, और हमारा जो पूरा इंफॉर्मेशन सामने अवेलेबल होती है। बट देन एनालिटिकल अप्रोच एंड हाउ टू समराइज एंड हाउ टू bring a change in your personality and conditioning, that is the most difficult and the toughest part, which never happens with majority of people. चलिए नेक्स्ट। सो पीयर टू पीयर लेंडिंग की बात हो रही है, P2P लेंडर्स, लेकिन फिर भी हम हमेशा पढ़ते हैं कि इनफॉर्मल लेंडिंग है, एग्जॉर्बिटेंट रेट है, शार्क्स भी हैं। तो P2P लेंडर्स, मानसी। सर इसमें ही बात हो रही है चैलेंजेस क्या हैं एंड क्या आइडियल सिनेरियो इसमें हो सकते हैं। तो मतलब इजी लिक्विडिटी, अगर आपको चाहिए क्विक लिक्विडिटी चाहिए तो वो एक बेनिफिट है। बट स्टिल अगर आपको नहीं पता, यू लाइक बोरोइंग इट फ्रॉम अननोन पर्सन, तो दैट कैन बिकम अ चैलेंज इन टर्म्स ऑफ रीपेइंग एंड जो आपका अमाउंट आप लेंड कर रहे हो एंड जो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि ये इनफॉर्मल तरीके से हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज। एंड इसमें अगर हम आइडियल सिनेरियो की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइक वी नीड टू फॉर्मलाइज दिस थिंग, अगर इसको हमें बड़े लार्जर स्केल पे भी करना है। सो दैट्स देयर। और टाइमलाइन की बात की गई है, आरबीआई इज वर्किंग अपॉन इट, गाइडलाइंस इशू हुई 2017 में। वी आर हैविंग अ प्रॉपर एसोसिएशन आल्सो, P2P एसोसिएशन वाज क्रिएटेड इन 2018, बट उस पर रजिस्ट्रेशन करना फॉर दी सक्सेस, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट रेज टू ₹50 lakh। So that is the maximum ceiling amount which can be lent or invested through P2P platform. तो दो पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं कि इवन इफ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर एज अ गवर्नेंस स्ट्रक्चर, देन देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज विद द सोसाइटी फेसेस। नई नई सोसाइटी में चेंजेस आने की वजह से तो नए नए इश्यूज इमर्ज होते हैं। तो P2P लैंडिंग इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट, इट हैज बीन देयर इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स, लेकिन उसके फॉर्म्स इवॉल्व हुए हैं। एंड द होल गोल इज कि कैसे फ्रॉड को रोका जाए, कैसे एक्सटॉर्शन को रोका जाए, कैसे चीजों को एक्सेसिबल बनाया जाए। सो इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अगर आरबीआई की आप बात करते हो तो आरबीआई ने रेगुलेशन ड्राफ्ट किए, और उसके बाद जो है लिमिट को, उसने इन्वेस्टमेंट को लिमिट किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको देखना पड़ेगा दैट वी हैव टू टेक दीज एज अ पॉजिटिव केस स्टडीज एंड गाइडलाइंस हाँ जी कि सर, इसमें भी कैसे। जैसे कि एक तरीके से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो एक तरीके से बैंक की तरह ही फंक्शन कर रहा है। तो हम्म। क्या ये सेल्फ सस्टेनिंग है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि अगर लॉसेस होंगे, जैसे बैंक्स में तो देयर इज प्रॉपर रेगुलेशन कि आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, कैपिटल हम्म। बफर स्टॉक कितना परसेंटेज होना चाहिए, रिस्क वेटेड एसेट्स का रेशियो इतना होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम्म। तो यू हैव टू कीप दिस एज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सिचुएशन जैसे आप बोला ना, व्हाट इफ इनफ टेकर्स ही नहीं आएंगे, कैसे होगा। So please understand the whole concept, and then we can further always see कि मेंस एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन का सब पार्ट जरूर हो सकता है। So the mind once enlightened cannot again become dark. Prerna, are you there?
Is Prerna there? Pravesh? Yes, sir. Please. So, sir, this quote of Thomas Paine is highlighting the hard work approach that once you have done the hard work, once you have known कि किसी काम को करके आप एक लेवल पर पहुंच चुके हैं, फिर आप दोबारा से पीछे नहीं आ सकते। यानी आप कंसिस्टेंसी, आप परसिवरेंस और आप जितनी नॉलेज के साथ किसी चीज को अगर कुछ करते हैं तो फिर आप वापस से ग्राउंड लेवल पर नहीं आते, फिर आपका एक लेवल अचीव हो जाता है। अगर हम एग्जांपल बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो हमारे मासेस ने Correct. और जो हमारे Yeah, नेशनल one लीडर, example. Very good. It's a broad example. Is freedom struggle is a wonderful example. अगर आप recent examples what you have discussed अगर आप उसमें सोचेंगे, then जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो इलेक्शंस हुए, तो आई एम नॉट सेइंग कि ऑलवेज आपको लिखना ही है कि किसी यूनिवर्सिटी का नाम या कुछ, बट यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ दैट. यू कैन थिंक ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI. देन यू हैव टू थिंक अबाउट वोटर अवेयरनेस, कैसे इंडिया ने सस्टेन किया है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट एंड लिंक इट विद योर ओन अंडरस्टैंडिंग. Move forward, please. Ashik, can you please summarize this very important the changes that bank to provide for only the amount AIF invested in the debtor firm. RBI ने ट्वीक किया रूल में इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए बात हो रही है. सर मैं बोल देता हूँ यहाँ पर जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो होते हैं, तो सर सबसे पहले अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ऐसे फंड होते हैं जो कि प्राइवेट जो मेंबर्स होते हैं वो अपना अलग से बनाते हैं, जिसके अंदर वो अलग अलग जगह से प्राइवेट पार्टी से पैसा पूल करके इकट्ठा करते हैं ताकि जो है इन्वेस्टमेंट कहीं पर कर सके। अगर एग्जांपल देखें, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक ऐसा बोलता है कि आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं डेप्टर की कंपनी में, आप पूरा अमाउंट इन्वेस्ट मत कीजिए लेंडर का, क्योंकि उससे खतरा रहता है कि अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया और जो है ज्यादा डेप्ट बढ़ जाता है तो आप रिपे नहीं कर पाते, तो उससे कहीं ना कहीं जो बैंकिंग सेक्टर उसके ऊपर प्रेशर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की, तो प्रैक्टिकल सेंस में एज ए जनरल इकोनॉमी के टर्म्स में क्या क्या हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आप अलग से बनाते हैं, SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन बनवाने के लिए। आप हेज फंड क्रिएट करते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हम देखते हैं आजकल बड़ा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड देखने को मिलता है। अलग अलग पोर्टल्स पे आपको बोला जाता है आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, अलग अलग जो डेवलपमेंट है जैसे जी माडा मोहाली के अंदर, गुड़गांव, इसके बाद अब कर्नाटक मैसूर, हर जगह इस तरीके के आपको रियल एस्टेट अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड देखने को मिलते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट अच्छा होता है, प्राइवेट इक्विटी होती है, वेंचर कैपिटल अलाउड होता है, एंजल फंड भी होते हैं और कहीं ना कहीं कैश अल्टरनेटिव भी मिलने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं RBI का कहना है कि आप जो है इस तरीके के फंड्स को चलाइए, लेकिन पूरा का पूरा कैश जो है वो एक ही जगह पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ताकि जो लेंडर की जो अमाउंट है उसको कहीं ना कहीं खतरा ना आए और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक बर्डन ना बने। प्रवेश, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एग्जैक्ट तो आई हैव टू सर्च, तो अगर आपको पता हो तो बताओ। You tell us. ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सर बिहाइंड इन्वेस्टमेंट, वो डिफरेंट होते हैं देन दोज फ्रॉम म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड थोड़ा फोकस ज्यादा रखता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इनकम के ऊपर, लेकिन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में थोड़े ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल हाई रिटर्न्स रहते हैं, कैपिटल प्रिजर्वेशन, मतलब दे आर कंसिडर्ड टू बी अ लिटिल मोर सेफर, और डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ की इन्वेस्टमेंट जो वो आगे करते हैं ऑफ योर जो फंड आप देते हो उनको। तो ये कुछ
ऑब्जेक्टिव्स में एक दो डिफरेंस होता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज फिर उनके अकॉर्डिंगली डिफर करती है गिवन दी ऑब्जेक्टिव्स दैट दे हैव। और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है म्यूचुअल फंड में वो बहुत छोटा अमाउंट रहता है, बट इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वो अमाउंट थोड़ा ज्यादा रहता है। फीस के केस में भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड थोड़े कॉस्टलियर होते हैं, एंड लिक्विडिटी में भी एआईएफ लेस लिक्विड है देन द म्यूचुअल फंड। तो मतलब जो थोड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या अपर क्लास को बिलोंग करते हैं वो प्रेफर करते हैं कि एआईएफ में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अदरवाइज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड इज द प्रेफर्ड ऑप्शन। ओके, थैंक यू। So this is an ongoing issue with respect to online gaming, and Supreme Court की ruling तक की बात है. तो point is that what we can take away is that big issues in India which impact common men, because this is very much related with the common men, and उसके economic implications नहीं समझ पाता है वो जब तक चीजें बिल्कुल खराब नहीं हो जाती. So betting and all other kind of things they are important to understand. In this context it becomes important. आपको ये फोकस करना है कि कैसे जुडिशरी, अगर इस एग्जांपल की बात करें तो जुडिशरी इज नॉट इंटरवीनिंग इनटू द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव. जुडिशरी इज ट्राइंग टू क्रिएट very important what we can say a shield in order to safeguard the common men's and the common families and the social fabric and other kind of things. So it is saying no tweaks to online gaming GST till Supreme Court rules. सर तो इसमें स्मॉल हाँ और बोले. चीज होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी हैज बीन इम्पोज 28%। तो इसके खिलाफ बहुत सारे जो गेमिंग कंपनीज थे, ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज, दे अपोज दिस रिजीम, क्योंकि उन पर Very true. बर्डन बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, फिर स्टार्टअप कल्चर इंपैक्ट होगा। लेकिन जो न्यू रिजीम है उन्होंने बताया कि दो टाइप के गेमिंग होते हैं, कैजुअल ऑनलाइन गेमिंग और वेजर। वेजर मतलब कि कैजुअल ऑनलाइन मतलब पबजी हो गया जिसमें स्किल यूज होता है या फिर कुछ खेल लिए, पूल्स हो गया। वेजर मतलब कि इसमें आप बेटिंग करते हो। तो बेटिंग वाले पर आपको 28% लगना चाहिए क्योंकि आप बेटिंग है, उसमें कोई स्किल नहीं है। लेकिन बाकी जो कैजुअल गेमिंग है उसमें कम लगना चाहिए, ऐसी ओवरऑल। बिल्कुल बात यही है कि वो दे ट्राई टू प्रूव कि जो गेमिंग है ऑनलाइन गेमिंग इट इज अ स्किल बेसिकली नॉट बाय चांस. ये दो टाइप का गेमिंग है, एक तो क्या जहाँ पे बेटिंग, तो ड्रीम बिल्कुल 11 जैसे बेटिंग है सर। लेकिन जो पबजी हो गया इसमें स्किल है, उसमें तो उसमें भी एक इंडस्ट्री है, ई गेमिंग इंडस्ट्री, ई स्पोर्ट्स इसको बोलते हैं। मैं खेला नहीं उसमें हाँ, इसलिए मैं कह नहीं हम्म, सकता. हम्म। तो इसीलिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज जो है वो हार्डशिप फेस करेंगी और उसके बाद कुछ रिलीफ अगर मिलता है तो दैट्स अनदर पॉइंट, बट देन वी हैव टू सी द बिगर एक और पिक्चर. एक और इशू इसमें ये है कि जो टैक्स 28% जीएसटी इम्पोज किया गया है ये भी रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में किया गया है, करंट टाइम पीरियड से नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिबेट। तो मानसी, अगर आपको पूछा जाए तो व्हाट इज द वे अहेड? सो वेयर्ड यही है कि फर्स्टली पार्ट ऑफ डिबेट 28% जीएसटी जस्टिफाइड है कि नहीं। तो गवर्नमेंट गेम्स ऑफ चांस को बैन भी कर सकती थी बट वो नहीं किया, टैक्स इम्पोज किया गया। तो एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन भी है। इट इज वी कैन से वन पार्ट ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड फॉर द यूथ ऑल्सो। यूथ इज ऑल्सो गेटिंग अट्रैक्टेड टू इट, बट इसका रेगुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू। ओके, थैंक यू. मूव फॉरवर्ड. So this has been an ongoing very broad and theme कह लीजिए आप. पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी ऑफ थॉट बात की है तो पॉवर्टी ऑफ थॉट इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड. सो इंडिया में मौके मिल रहे हैं जैसा आप बोल सकते हैं, लाभार्थी से लेकर जो हम मैं बात सर वी करते हैं. कैन डिस्कस कि सर पॉवर्टी है, हमेशा हम लोग बात करते हैं टैंजिबल चीज के ऊपर,